आज के वीडियो में जानेंगे कैसे यूएस में साइबर सिक्योरिटी आप परस्यू कर सकते हैं, कितने डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं और वहाँ के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस कॉलेज के, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएस की H1B वीज़ा। तो जब वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उस दौरान आपको कैसे रीअप्लाई करना है, और अगर आपका वीज़ा नहीं होता है तो किस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आप सबका अपना नीतीश। जो मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं एज अ क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। आज के हमारे गेस्ट है ब्रिज, इज करेंटली वर्किंग एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर एट अमेजोन। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने बाहर से मास्टर्स करी, क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं बाहर के मास्टर करने और ना करने के, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीज़ा प्रॉब्लम कैसे डील करें। सो हाय ब्रिज, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi everyone, my name is Raj Patel and I'm currently working as a security engineer for Amazon. I'm also from India. My background is in engineering. I did my engineering from India and pursued my master's here in USA from University of Southern California in cybersecurity engineering, and I'm currently working in security industry. Really happy to talk with Nitesh about all the So aspects. thank you so much. So how your interest started becoming this field? My interest started in security field while I was doing my bachelor's. Bachelor's के third year में था मैं when I picked up my interest in security field basically. So मेरा एक सब्जेक्ट था ISS करके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम्स करके, बैचलर्स में। तो वो मेरा इंट्रोडक्टरी कोर्स था बैचलर्स का इन द सिक्योरिटी फील्ड। तो वो मैंने लिया था और काफ़ी अच्छा लगा कि अच्छा ये एस्पेक्ट भी होता है रादर देन डूइंग नॉर्मल डेवलपमेंट वर्क, या वही अपने वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, ऐप डेवलप कर रहे हैं, या कुछ फ्रंट एंड बैक एंड से हट के कुछ ये एक एस्पेक्ट भी है विच लाइक आई लाइक इट। सो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चालू किया एंड देन उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। तो उससे मतलब काफ़ी कुछ पता चला कि अच्छा ये भी एक काफ़ी चीज़ होती है, पब्लिक की प्राइवेट की, कैसे सिक्योरिटी उससे मतलब अचीव की जाती है फॉर द कम्युनिकेशन एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स। एंड लाइक आई बिकेम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड मोर एंड लाइक क्लीशे शायद लग सकता है, बट फिर ये तभी वो मिस्टर रोबोट और वो सब टीवी सीरीज आई थी तो वो देख रहा था। तो उससे आपको अच्छा लगा कि इंटरेस्ट हाँ और बढ़ गया ये होगा। कुछ है। हाँ, इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा, और ऐसा लगता था कि हाँ इंटरेस्ट है, उतना आता नहीं है बट सीखना है। तो आई परस्यू दिस एंड नॉट आई वांट टू नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उतना पता चल गया था तब तक कि भाई मैं पूरा लाइफ में system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं कर तो मेरे को कॉलेज कुछ कॉलेज डिफरेंट में चाहिए आपको भाई। जाके पहले पता चला कि लाइक ये भी फील्ड है कोई। हाँ हाँ, ये भी फील्ड है, और उसमें मतलब जैसे जैसे थोड़ा बहुत सर्च करता गया कैसे होता है, क्या पढ़ाई भी होती है, कितने कितने डोमेन होते हैं, मतलब ये पूरा एक सिक्योरिटी वर्ल्ड, हैकिंग वर्ल्ड, और वो सब क्या होता है इसमें, क्या क्या आप कर सकते हो लीगल पर्सपेक्टिव से, और कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत देखा। वैसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया एंड देन या फाइनली डिसाइडेड कि भाई मैं करूँगा तो सिक्योरिटी फील्ड नहीं करूँगा देन करियर। आपने फिर मास्टर्स का कब सोचा? मास्टर्स का मैंने वैसे आई वुड से कि थर्ड ईयर ऑफ बीटेक में ही सोच के रखा था क्या डू। ये नहीं सोचा था कि किधर से करूँगा। आई मीन पहले आई वाज थिंकिंग क्या डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया ओनली, बट एज आई बिकम मोर फोकस्ड इन द सिक्योरिटी फील्ड देन आई एक्सप्लोर। तो पता चलता गया कि वॉट एवर आई वॉन्ट टू लर्न उसका ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई, उसका यूएस स्कोप में। इधर यूएस में ज़्यादा है। हम्म। हाँ, so like I decided I do or pursue my master's from USA, but that was during my last semester of BTech. आपने कॉलेज कैसे चूज़ किया कि आपको कौन से कॉलेज से मास्टर्स करनी है साइबर सिक्योरिटी में? लाइक आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, तो आपने एक पर्टिकुलर कॉलेज कैसे चूज़ किया, और कैसे किसी और को भी चूज़ करना चाहिए? हाँ, तो मैं सबसे पहले मेरा प्रोसेस बताता हूँ कि लाइक हाउ आई डिड।
सो पहले व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को मास्टर्स करना है एंड दैट टू फ्रॉम यूएसए, तो उस टाइम पे मेरे पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं था कि कौन सा कॉलेज अच्छा रहता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज और बड़े कॉलेजेस का नाम रिकॉर्डिंग हो रही है आपने ना, सुन के रखा डिफरेंस है। होता है कि भाई दिस इज लाइक रियली गुड कॉलेज, बड़ा तो कॉलेज है रिकॉर्डिंग हो रही यूनिवर्सिटी है का। ना। बट देयर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस हम्म। एज वेल, जिसके बारे में बीइंग इन इंडिया शायद हमको ना भी पता हो। तो मैं वो रीड करना स्टार्ट किया डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स फोरम्स से, स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के लिए कौन कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है तो वो लिस्ट निकालना चालू किया। इन जनरल इंजीनियरिंग फील्ड में या कंप्यूटर साइंस में कौन से यूनिवर्सिटीज टॉप में आते हैं तो वो सब चालू किया। एंड देन आफ्टर डूइंग सम रिसर्च ऑन दैट पार्ट एक बेसिक आइडिया आना स्टार्ट होता है कि अच्छा दिस इज लाइक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, इधर से ये बच्चे निकलते हैं, उनको ये आगे जाके ये हेल्प होता है, ये स्कोप होता है। और हर एक वेबसाइट में अगर आपको लेट्स से CMU या यूसी बर्कली या ऐसे कोई यूनिवर्सिटी जो बड़ी है वो सबसे मतलब टॉप रैंकिंग में आती है, देन यू स्टार्ट टू बिलीव कि हाँ ये भी डेफिनेटली इधर से कुछ करेंगे तो अच्छा होगा ही। बट देन आइदर उसमें कुछ सिक्योरिटी के रिलेवेंट है जो मैं कुछ परस्यू कर सकता हूँ, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड like that was my process, and then I came up with a list of some universities which are like reputed definitely, and which also had some security related courses which I wanted to do. So ऐसे जाके मैंने एक यूनिवर्सिटी का लिस्ट तैयार किया। और parallelly then आई ऑल्सो स्टार्टेड रिसर्चिंग के भाई उधर जाना तो है मेरे को, बट लाइक उसके लिए क्या क्या लगता है, कौन कौन सी एग्जाम्स मेरे को क्लियर करनी पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और वो सब चाहिए। तो देन GRE का प्रिपरेशन का साथ में देखना स्टार्ट किया, और टॉफल एग्जाम का और वो सब। और वो सब का मिला के डॉक्यूमेंटेशन मिला के कैसे एप्लीकेशन करते हैं तो वो स्टार्ट किया while I was preparing a list for university. लाइक जो प्रोसेस होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे देख के हम कॉलेज चूज़ करें, या फिर जो हम लोग सबमिट करते हैं कॉलेज में कि हमको आपका कॉलेज क्यों ज्वाइन करना है, लाइक टीचर को देख के, वहाँ की लैब को देख के, वहाँ के रिसर्च पेपर को देख के, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होता है। सो मेरे लिस्ट में ऐसा नहीं था कि सब ऐसा एकदम टॉप यूनिवर्सिटीज, कुछ शायद ना भी हो, बट लाइक आई वांटेड टू गो फॉर सम प्रेस्टिजियस नेम जिनका बड़ा नाम हो। बिकॉज जॉब पर्सपेक्टिव से मतलब अल्टीमेटली अपना जॉब वही है, गोल वही है कि उधर जाके पढ़ाई तो अच्छी करेंगे ही, सीखेंगे भी, बट अल्टीमेटली आवर जॉब इज टू गेट लाइक गोल इज टू गेट अ जॉब। और तो जॉब लाइक लाने के लिए यूनिवर्सिटी का जो प्रेस्टिजियस नेम है या ऐसा है, दैट डेफिनेटली प्लेज अ बिग रोल। इन तो यूएस ऑल्सो। एक मेरा वो भी फैक्ट, सॉरी, इन US ऑल्सो ऐसा नहीं है कि नहीं होता कि कुछ मे बी लेस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है उसके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ बड़ा नाम काम तो करता है, वो मैंने देखा। सो आपके लिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ आपने अप्लाई किया हो, रैंकिंग जो आपने अपने दौरान अपने अकॉर्डिंग दी हो कि लाइक ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आपको कितने नंबर, GRE के कितने नंबर पे आपको यूनिवर्सिटी मिल गई जो आपको चाहिए? मैं मेरा GRE में 313 था और टोफल में 97। सो उसके हिसाब से मतलब मैंने मेरी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, देन जॉन हॉपकिंस था। CMU मैंने एकदम लास्ट में अप्लाई किया था, बट उसका टाइमलाइन मेरे को वैसे भी नहीं बैठना था विच आई न्यू। बट हाँ एक मेरा एम्बिशियस में लिस्ट में वो था, एम्बिशियस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में CMU। but then pen test like UMCP, NU, और फिर UTD में एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स है, तो एक वो था। सो आपकी कॉलेज लाइफ कैसी वहाँ पे चल रही है, कैसा आपको इन्वायरमेंट मिला है, लाइक कितना डिफरेंट है इंडिया से कॉलेज लाइफ वहाँ की? कॉलेज लाइफ डेफिनेटली डिफरेंट है। सो ड्यूरिंग माय बैचलर बीटेक में आई यूज्ड टू स्टे एट होम। सो मैं घर से ही मेरे बैचलर्स के
कॉलेज में रोज अप डाउन करता था। तो मेरा कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस इट वाज रियली अमेजिंग हियर इन यूएसए। तो मैं बैचलर्स में था तभी आई यूज्ड टू स्टे एट होम एंड यूज्ड टू गो टू कॉलेज डेली बस। So for the first time, I stayed away from home when I came here for my masters. So वो एक अलग ही फीलिंग था कि घर से पहली बार दूर रहना कैसा होता है, मैंने कभी पहले डिस्कवर नहीं किया। जैसे काफ़ी और लोग करते हैं कि बैचलर्स के लिए भी कोई अलग सिटी में हो। तो इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और फर्स्ट टाइम ऐसे रूममेट्स के साथ रहते हैं और वी स्टार्ट टू लिव ऑन आवर ओन। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया गया है और मैनेजमेंट का वो सब देख लेगा अपना रहने के लिए। तो दैट्स समथिंग के हमको खुद को फिगर आउट करना होता है हमारे रूममेट्स फ्रेंड्स से के साथ मिलके। और एक हारमोनी बना के रखनी पड़ती है कि अच्छा कैसे रहेंगे, सरवाइव करेंगे और साथ में पढ़ेंगे। तो एक one of the biggest thing that I got as a tip while reading something, और जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना हो सके उतना अपने रूममेट्स से दोस्ती बना के रखे तो इट्स गुड बिकॉज दे आर दी फैमिली अवे फ्रॉम योर होम। हियर कुछ भी होगा, छोटा मोटा भी तबीयत खराब हो गई, कुछ लग गया कर गया, कैसे भी फिजिकली मेंटली, वो ही लोग पहले होंगे जो आपसे आके पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि भैया एक कोई एक दिन में आपसे आपके पेरेंट्स आपके पास आ जाएंगे अगर कुछ हुआ, आप बीमार पड़ गए। तो अगर आप अपने मतलब रूममेट से अच्छे बना के रखते हैं तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट के मेरे सभी रूममेट्स जिसको मैं दोस्त भी बोल सकता हूँ अभी भी मेरे दोस्त हैं। और वी मीट समटाइम इन ईयर बिकॉज अलग अलग सिटीज में। तो वो है। बट हाँ, लाइफ एक पूरा मतलब नया एक्सपीरियंस था। तो पढ़ाई तो है ही बट उसके साथ में घर भी संभालना है, मतलब खाना बनाओ, बर्तन करो, कभी कभी साफ सफाई कर लिया करो, वही सब लॉन्ड्री। और वो तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टाइम उस मतलब ऐसे फील होती थी। लाइक सब कुछ खुद से ही करना है आपको अपने लिए, हाँ। कोई आपके लिए और है नहीं। हाँ भाई, तो मतलब ये लाइट बिल का भी खुद ही को देखना है। मतलब ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ डिवाइड कर लेते हैं टास्क के, इसका तू देख, इंटरनेट का तू देख। बट बिल कितने कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से कब भरने हैं, वो सब घर पे तो पापा मम्मी देख लेंगे, ऐसा इधर तो नहीं चलता। तो वो पूरा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टाइम धीरे धीरे मतलब आके आपको एक अलग ऐसे इवॉल्व पर्सपेक्टिव देता है कि भाई क्या हो रहा है। ओके, सो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े अपने मास्टर्स के दौरान? वहाँ पे क्या क्या लैब्स होती हैं, किसके पे, और टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं कि आपको खुद से ही कुछ करना होता है, उसके बारे में बताइए। So first of all, I'll go through kind of list of subjects that I studied. So um, मैंने जो मास्टर्स परस्यू किया यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से, सो इट वाज लाइक मोर फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड लाइक पॉलिसी साइड एंड असर्ट साइड। वो पूरा एक प्रोग्राम उन्होंने बनाया है रादर देन फोकसिंग ऑन के भाई हाँ पेन टेस्ट में कैसे आगे बढ़े या ऐसा। रादर देन टीचिंग लाइक ऑल थिंग्स प्रैक्टिकल, उन्होंने बेसिक फंडामेंटल्स पे पूरा फोकस किया। और उसमें नो डाउट काफ़ी कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जो हैवीली प्रैक्टिकल बेस्ड थे। बट पूरा प्रोग्राम का ओवरऑल जिस्ट वही था कि भाई इफ यू आर परस्यूइंग योर मास्टर्स, सो एक मास्टर्स लेवल का स्टूडेंट वंस ही ग्रेजुएट्स या शी ग्रेजुएट्स, उसका थिंकिंग कौन से लेवल पे होना चाहिए एंड हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन द इंडस्ट्री रादर देन एनीबडी एल्स डूइंग। सो सब्जेक्ट्स में काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो थियरी और फंडामेंटल्स पे फोकस करते थे। सो एक था कि फाउंडेशंस एंड पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड देन सिक्योरिटी सिस्टम्स। सो वो दोनों सब्जेक्ट्स में वही था कि पूरा सिक्योरिटी का जो स्ट्रक्चर बना है पहले से, सो वॉट एवर स्टार्टेड इन दिस साइबर सिक्योरिटी मेजोरिटी पोर्शन और एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उसका यूएस का मिलिट्री और उधर जो नेवल और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो पूरा नेटवर्क था
उसके पर से आया है, बिकॉज इंटरनेट पहले वो आरपा नेट करके वो बोलते थे, क्योंकि उन्होंने पहले उनके खुद के मिलिट्री बेसिस और उनके कम्युनिकेशन के लिए पूरा एस्टेब्लिश किया था, एंड देन फॉर वो पब्लिक यूज के लिए। तो उसका सिक्योरिटी कैसे इवॉल्व हुआ और कौन कौन सी पॉलिसीज और वो ध्यान में रखे, तो आगे जाके भी कोई कुछ और सिस्टम डेवलप करना है तो उसका सिक्योरिटी वी कैन मेंटेन। तो उस वो पूरा एक फंडामेंटल्स पे बेस पे था कि आपको आगे जाके इंडस्ट्री में कुछ नया करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आई लर्न टू सब्जेक्ट्स कॉल्ड फाउंडेशंस एंड पॉलिसी फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, और दूसरा सब्जेक्ट था सिक्योरिटी सिस्टम्स करके। सो like these two subjects are like more focused on the fundamentals and theory side of security, or like why it is needed, and like what policy aspects and fundamentals we need to consider while working in the industry. So आगे जाके टेक्नोलॉजी कभी भी बदलती रहेगी, बट एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है वो वही रहेंगे। तो वो क्या है जो आप मेंटेन कर सकते हो टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ एनी लाइक प्रोडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके ऊपर था। और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो था, जो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में लिया, दे टू वर लाइक रियली रियली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। सो एक था सिक्योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके पर्सपेक्टिव से कौन कौन से एस्पेक्ट है अ, अ, जो एकदम रेलेवेंट है फॉर सिक्योरिटी, और हाउ दैट एडमिनिस्ट्रेटर कैन हार्डन द सिस्टम ऑफ लाइक सिस्टम फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। सो एक वो था। एंड देन उस सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया था, दैट वाज digital forensics or computer forensics, which was basically focused on the Windows side of forensics. So, how to do investigation for any of the system that we receive, एकदम फंडामेंटल बेसिस पे के फाइल सिस्टम में उसका पूरा इमेज करके उसके एक एक फाइल को अपने एनालाइज करके कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स किधर होते हैं, सो वी कैन लाइक गेट टू नो कि अच्छा ये टाइम पे ये एक्टिविटी हुआ था, ये अटैकर ने कुछ ये किया था यूजिंग दिस सेट ऑफ टूल्स या malware। तो पूरा टाइमलाइन कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, तो वो पूरा एकदम था। और आपने लैब का भी पूछा था राइट, कि कैसा होता है, तो लैब्स हाँ। कैसी होती वहाँ पे, टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं? हम्म, हाँ, तो सो फॉर फॉर एन एग्जांपल, ये फॉरेंसिक्स वाला जो सब्जेक्ट था जो लिया था मैंने, तो दैट लाइक वी वर शेयरिंग अ लैब विथ, सो एक एक लैब वो था, और फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स वो लैब हम मास्टर्स वाले स्टूडेंट भी यूज़ कर रहे हैं, फिर बैचलर्स वाले स्टूडेंट भी कोई और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमको पता नहीं था कि एग्जैक्ट वो लैब में है क्या, बट वी वेंट देयर, रेंट सम टूल्स फॉर सम डिफरेंट सब्जेक्ट। बट फिर फॉरेंसिक्स वाले प्रोफेसर ने पूछा कि आपने ये पूरा चेक किया है कि भाई क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो वी लाइक कि इतना तो नहीं किया, कि यू शुड डू दैट। नेक्स्ट टाइम किया तो पता चला कि 128 GB का रैम है उसमें। ये जो हो सकता है वो पूरा मतलब $4,500 का एक सिस्टम उन्होंने असेंबल किया था, और ऐसा मतलब 30 से 35 सिस्टम उन्होंने रखे लैब में, कि भाई फोरेंसिक्स इज लाइक रियली टाइम कंज्यूमिंग एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस, कॉपी कर वो सब। तो एक वो था मतलब रियली ग्रेट लैब्स है, आई वुड से। है प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, मतलब थोड़ा डिफरेंट सिस्टम रहता है। You can call them by their first name as well, either you can call them professor या first name से भी बुलाओ वैसे, but like help मांगो करेंगे, but he can't do anything outside of his personal capacity, but बहुत ही reputed और helpful, I would say। सो लाइक कोर्सेज कैसे चुनते हैं, सब कोर्स में सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं? लाइक हर सेमेस्टर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये आप पे डिपेंड रहता है कि कंपनी डिसाइड, कॉलेज डिसाइड करके रहता है कि लाइक इतने सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं? ये कैसे रहता है? कुछ हम्म, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप अलग से चूज कर सकते हैं, ऐसा भी कोई ऑप्शन रहते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बट एक स्ट्रक्चर इट वाज फिक्स्ड, कि भाई टोटल मास्टर्स
खत्म करने के लिए या इन ऑर्डर टू ग्रेजुएट यू नीड टू टेक 28 क्रेडिट्स, और हर एक सब्जेक्ट को ऐसे क्रेडिट असाइन किए जाते हैं कि भाई अगर मास्टर लेवल का एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसका 4 क्रेडिट है ऐसा। सो अगर आपने एक सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट लिए तो आपके 8 क्रेडिट काउंट होंगे। और सो मिनिमम अगर इफ इट इज लाइक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, सो मिनिमम आपको 8 क्रेडिट तो लेने ही है। सो यू कैन मे बी गो मोर बट कांट गो लेस ऐसा। दैट मीन्स के 2 सब्जेक्ट हो गए आपके, और पूरा कोर्स था 28 क्रेडिट का। दैट मीन्स के आइडियल के सिनारियो में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में दो दो सब्जेक्ट वर्थ 4 क्रेडिट इच, और लास्ट सेमेस्टर में जाके आपको 4 ही क्रेडिट बाकी है तो एक सब्जेक्ट वर्थ 4 क्रेडिट यू कैन टेक। या फिर अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं थर्ड सेमेस्टर में लिया था मैक एंड iOS फोरेंसिक्स। सो जैसे मैं विंडोज फोरेंसिक्स का पढ़ा, आई लाइक रियली बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन दी फोरेंसिक साइड ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी वाइज। तो एक ये मैक एंड iOS फोरेंसिक्स का सब्जेक्ट ओनली बैचलर्स वालों को ऑफर होता है, बैचलर्स वालों स्टूडेंट को। सो वी रिक्वेस्टेड कि हमें भी पढ़ना है ये सब, तो उन्होंने बोला कि अच्छा हाँ वी कैन अप टू, बट इट इज वर्थ ओनली 3 क्रेडिट एंड नॉट 4। सो इन ऑर्डर टू कंपेंसेट यू नीड टू डू समथिंग एल्स एज वेल। सो एक क्रेडिट वर्थ का फिर मैंने ये डायरेक्टर रिसर्च ले लिया था। तो ऐसा करके मतलब कुछ भी आप छोटा मोटा जुगाड़ करके यू नीड टू कंप्लीट 28 क्रेडिट्स इन ऑर्डर टू गेट योर मास्टर्स डिग्री। काफ़ी हेल्पफुल है ये तो, कि लाइक आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है अपने सब्जेक्ट को लेके। हाँ, और एक कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे देवर लाइक मैंडेटरी, और फिर कुछ कुछ जगह पे अपने को ऑप्शन मिलता था टू चूज। सो वो मैंडेटरी सब्जेक्ट तो लेना ही है, बट उसके अलावा जो है यू कैन चूज फ्रॉम एनी लाइक एनी सब्जेक्ट फ्रॉम दैट पूल दैट इज ऑफर्ड फॉर योर प्रोग्राम। एंड इफ दैट सब्जेक्ट इज नॉट देयर, फॉर एन एग्जांपल ये मैक एंड iOS फोरेंसिक्स वाला नहीं था, तो रिक्वेस्ट करने पे और आगे बात करने पे मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता था। सो इंडिया के कॉलेज एंड यूएस के कॉलेज में आपको कौन कौन से डिफरेंसेस फील हुए? यूएस के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली फ्रीडम तो है ही ज़्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। व्हेन आई से फ्लेक्सिबिलिटी इट्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू परस्यू, व्हिच सब्जेक्ट यू वांट टू डू गो विद, वो सब का। और मतलब अपनों ने उधर से बैचलर्स किया है इंडिया से, बट इधर का जो बैचलर्स का सिस्टम है तो दैट इज मेजोरिटी ऑन you need to select one major and a minor. So and you can choose any of the subject you want for your bachelor's, जो इधर से बैचलर परस्यू कर सकते हैं। जैसे आई हैव मेट क्वाइट अ फ्यू पीपल जो अभी सिक्योरिटी में ही काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बट लाइक इफ दे हैव परस्यूड देयर बैचलर्स फ्रॉम हियर, सो उनका मेजर जो था वो साइकोलॉजी में था या कुछ और था विच इज़ नॉट रिलेवेंट विद द टेक्नोलॉजी एट ऑल, और उनका माइनर शायद कुछ कंप्यूटर साइंस या कोई एक सिक्योरिटी सब्जेक्ट में था, और देन लाइक दे ग्रू इंटरेस्ट और उन्होंने ऐसा कोर्सेज ले लेके दे गेन द नॉलेज एंड दे गॉट इनटू द फील्ड। सो बेसिकली इट डजेंट मैटर के अपने उधर कैसा है कि कॉमर्स लाइन ले लिया तो वो वही पढ़ेगा, और फिर इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग पढ़ेगा। इधर यू कैन चूज लाइक फ्रॉम लाइक रियली वास्ट पूल ऑफ सब्जेक्ट्स के क्या पढ़ना है, नॉट ओनली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग बट कुछ और भी पढ़ना है इफ यू वांट ट्राई समथिंग। तो वो एक काफ़ी डिफरेंस है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और वही रिसर्च फंडिंग, रिसर्च सेंटर अगर है तो इट इज़ हैवीली फंडेड बाय इधर के लेट्स से डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हो गया, यूएस नेवी हो गया, आर्मी हो गया, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और प्राइवेट फंडिंग भी है। बट हाँ ये काफ़ी मतलब बड़ा फैक्टर है कि इधर मतलब फ्रीली ज़्यादा रिसर्च इंडिपेंडेंटली कर पाते ओके, सो लाइक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ के कॉलेजेस हैं। में। ओके ओके, सो इंटर्नशिप की जर्नी के बारे में कुछ बताइए, लाइक इंटर्नशिप कहाँ लगी,
कैसे कैसे क्वेश्चंस टैकल हुए, कितना ऑफर लेटर मिला, कैसे अप्लाई किया आपने, कहाँ कहाँ अप्लाई किया? सो इंटर्नशिप के लिए मैं इंटर्नशिप टारगेट कर रहा था फॉर समर ऑफ 2019, बिकॉज दैट्स लाइक मई वाला जो टाइम फ्रेम था, उधर मेरा सेकंड सेमेस्टर खत्म हो रहा था, and then we had like 3 months of period where we can do our internship. So उसके लिए सबसे पहले जो मेन चीज़ मैंने देखी कि लोग कब से इंटर्नशिप का अप्लाई और उसका प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फॉर लेट्स से मई में इंटर्नशिप मेरे को चाहिए था, उसका एप्लीकेशन 2018 के सितंबर से लोगों ने चालू कर। सो लाइक वही होता है कि अगस्त में तो जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर इधर अगस्त में लोग काफ़ी लोग आए, अगस्त एंड में फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ। सितंबर से तो इंटर्नशिप का वो सब चालू कर दिया, और सितंबर क्या एंड या उस अक्टूबर में वही करियर फेयर भी था उधर यूनिवर्सिटी में, जब जिधर लाइक हर एक बड़ी कंपनीज आती है इन ऑर्डर टू हायर इंटर्न्स एज वेल एज लाइक फुल टाइम जॉब जॉब के लिए। तो वो एक बड़ा चेंज देखा कि कितने एडवांस में यू नीड टू प्लान योर स्ट्रेटेजी के और बी प्रिपेयर्ड ये सब करने के लिए, क्योंकि कंपनीज का वही होता है कि अगर व्हाट दे डू इज काफ़ी महीने एडवांस में, लेट्स से 8-10 months एडवांस में दे स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल, एंड whatever best talent they want, they can get from like ऑल द यूनिवर्सिटीज, और धीरे धीरे फिर वो जाके अलग अलग कॉलेजेस में जाके वो हायरिंग करता है। तो ऑन कैंपस हायरिंग के लिए तो आते ही थे, बट फॉर मी स्पेशली इन आर फील्ड वो थोड़ा कम था। कंपनीज आती थी, बट लाइक कैसा होता है कि लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के 6 लोग आए इन ऑर्डर टू हायर फॉर इंटर्न्स, बट दे वर हेवीली लुकिंग फॉर आइदर लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो साइड पे। तो वो 6 लोग में से बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि कोई लाइक समवन इज लुकिंग फॉर और दे हैव बैकग्राउंड इन सिक्योरिटी और दे कैन आंसर आवर क्वेश्चन। सो अल्टीमेटली वही होता था कि अप्लाई ऑनलाइन, और अगर प्रोफाइल अच्छा है तो यू विल गेट इंटर्नशिप के लिए मतलब इंटरव्यू कॉलेज। सो वो एक प्रोसेस, मतलब आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी टारगेट कर रहा है तो वेल इन एडवांस, इतने मंथ्स एडवांस में सब स्टार्ट हो जाता है, तो तभी से अपना प्रोफाइल अपडेट करके एप्लीकेशन और वो सब स्टार्ट करें, बिकॉज वी कांट वेट के भाई हाँ 3 महीने बाद इंटर्नशिप है तो अभी अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो वो थोड़ा काफ़ी मतलब वो मेरे को था कि हाँ इतना एडवांस में करना था, तो वो डिफरेंस मैंने एक नोटिस किया था। फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आई हैव अप्लाइड टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, बट फिर मैंने जितना इंटर्नशिप किया वो स्टार्टअप था तभी, एंड दे इट वाज लाइक काइंड ऑफ 1 year old startup. It's called Sespa, and now they have changed their name to Inspective. So what they do is they provide like bug bounty platform just like HackerOne or Bugcrowd, but थोड़े छोटे स्केल पे। सो मेरे को इंटर्नशिप मिला उनके कोर सिक्योरिटी टीम में, कि अगर कोई ऐसे रिसर्चर या हैकर बग फाइंड करके सबमिट करता है, सो आई वाज द वन who will triage it and validate it or whether it is proper or not, या working है, POC है कि नहीं, वो सब मेरे को रिप्रोड्यूस करना था, और अकॉर्डिंग टू आई नीड टू असाइन द सीवियरिटी, और फिर वो आगे जाता है। सो दैट वाज द रोल, बट उसका प्रोसेस मेरा ऐसा था कि मैं लिंक्डइन पे डाल डाल दिया था पहले से कि आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप इन द सिक्योरिटी डोमेन ऐसा। सो वो सीईओ जो थे उन्होंने रीच आउट किया था लिंक्डइन के, वी आर लुकिंग फॉर समबडी लाइक दिस फॉर दिस प्रोफाइल, आर यू इंटरेस्टेड, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। सो वैसे जाके फिर इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, और इट वाज प्री कोविड, सो इन पर्सन में गया था इंटरव्यू के लिए। तो फिर वही था कि इंटरव्यू में वो खुद थे सीईओ, ही वाज लाइक fairly technical guy. He was running a security team in Verizon earlier, और उसके बाद खुद का स्टार्टअप स्टार्ट किया था। और दूसरे एक सीनियर इंजीनियर थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, तो वो दोनों ने इंटरव्यू ली, और basically they asked various questions about application security because the scope of that particular internship was around the AppSec.
So that went well, and then I got an offer. तो वो अच्छा है. तो लाइक कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे, आप कुछ बता पाए? एज अ इंटर्न ये क्वेश्चंस इंटरव्यू ये पूछता है? So लाइक दे न्यू कि मेरे पास कोई ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, वर्क एक्सपीरियंस, मतलब छोटे मोटे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया या कुछ अपनी तरफ से एप्सेक सीखा, कोई लैब्स किया, वो तो डेफिनेटली हर एक कोई करता है, बट कोई मेरे पास पर्सनली कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था. सो दे केप्ट इट लाइक quite I would say technical and basic and like advanced का mixture था questions में. So obviously ये XSS क्या होता है और फिर CSRF SSRF वो सभी, बट लाइक उनमें एक क्वेश्चन लेते थे और फिर उसमें टेक्निकल डिटेल में ज़्यादा जाते थे कि कितना डीप मैं जा सकता हूँ. तो उनका प्रोसेस अलग था, और कुछ डिफाइन नहीं था. वॉट एवर दे वॉन्टेड टू आस्क, कुछ भी दिमाग में आए पूछ लेते थे. जैसे ये कुछ है, हाउ वुड यू असाइन सिवियरिटी टू दिस दिस पर्टिकुलर बग. तो एक उन्होंने रियल ही, मतलब खुद का तो वही प्लेटफॉर्म था बाउंटी, तो रियल रिपोर्ट मेरे को दिखाया. एंड दे वर लाइक अच्छा इसको ट्रेयाज करो, हाउ वुड यू रिप्रोड्यूस इट, और उनका ही लैपटॉप दे दिया मेरे को. फिर ट्रेयाज करो, हाउ वुड यू रिप्रोड्यूस इट, अगर वो सही है कि नहीं वो, और वो डिटरमाइन करो, और फिर उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करो विच वी कैन सेंड टू द कस्टमर जिसका एप्लीकेशन है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स दैट बग, राइट. तो वो ऐसा सडनली मेरे को बोल दिया कि ये हिट करो. मैंने मतलब कहीं सुना नहीं था, बट लाइक फॉर्चुनेटली आई वाज एबल टू डू इट. तो मतलब एज इट वाज स्टार्टअप, उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता इंटरव्यू का. मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनी जो होती है जैसे अमेजोन, गूगल, फेसबुक, उनका एक स्ट्रक्चर रहता है कि अच्छा ये राउंड में पहले ये बात होगी, फिर मोस्टली ये एस्पेक्ट्स आपके कवर होंगे, और इतने राउंड्स चलेंगे. अ, उसमें ये पूछा जा सकता है, बट उसमें फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं. बट ये सिंस दिस वाज अ स्टार्टअप, इसमें मेरे को मतलब रैंडमली जो भी आया, कोई विदाउट एनी स्ट्रक्चर होना. देन उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑफर मिला था जॉब के लिए, कि लाइक आपने दूसरी जगह जॉब सर्च आउट किया था? देन मैं किया था, बट देन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम दिस पीपल. और मेरे को तब वही था कि आई वांट टू गो ऑन एपसेक और एपसेक साइड, पेन टेस्ट साइड. सो और दिस वाज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी for me to learn, everything while working inside a platform that provides the bug bounty opportunity to others. So काफी अच्छे अच्छे रिसर्चर्स जो ये मतलब बग निकालते हैं, उनका रिपोर्ट मेरे को पढ़ने मिलेगा, उस पे काम करने मिलेगा. आई विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस देम, एंड दैट वे मतलब मेरा एक डिफरेंट लर्निंग का होगा. लोगों का जनरली एब्स्ट्रैक्ट में क्या लर्निंग का रहता है कि दे रीड समथिंग, गेन देयर नॉलेज, एंड देन दे डू बग बाउंटी, और वैसे जाके उनका एक प्रोफाइल बनता है. मेरा थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन से बना कि मैं पहला ये सब सीखा, एंड देन मैं काम किया विद इन देयर सिक्योरिटी टीम विच वाज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव दिस सबमिशंस फ्रॉम ऑल ओवर द रिसर्चर्स. सो वो एक मेरा काफ़ी फास्ट पेस हो गया कि काफ़ी कम टाइम में मैंने काफ़ी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बग्स एक्सप्लोर किए, नए नए जो लाइक लोग ट्राई करते हैं, और वैसे पूरा एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिप्रोड्यूस कर करके सीखा. तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी. ओके, काफ़ी हेल्पफुल है कि लाइक इंटर्नशिप में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देन आगे आपने फिर अपने आगे सेमेस्टर्स करने के बाद आपने फिर से जॉब सर्च करी है, तो लाइक उसका प्रोसेस कितना डिफरेंट रहता है इंटर्नशिप के प्रोसेस से? वहाँ पे कैसे टाइप के क्वेश्चंस टैकल हुए आपको? हाँ, तो फुल टाइम आई वाज गोइंग टू ग्रेजुएट इन मई ऑफ 2020. सो फुल टाइम जॉब सर्च करने का हम लोगों ने मतलब वही सितंबर अक्टूबर टाइम फ्रेम ऑफ 2019 से स्टार्ट किया था. like quite a few interviews I'd given. So हर एक कंपनी का अपना अपना एक अलग स्ट्रक्चर रहता है. So
फॉर एन एग्जांपल, फॉर एटलीस्ट 2019 तक और कपल ऑफ मंथ्स ऑफ 2020 तक वही था कि अमेजोन या गूगल या कोई भी ऐसा बड़ी कंपनी है, दे विल कॉल यू फॉर द फर्स्ट राउंड। उसको फोन स्क्रीन बोलते हैं, फर्स्ट राउंड फोन स्क्रीन अगर आपका निकल गया तो लाइक दे विल स्पॉन्सर यू टू कम ऑन साइट टू देयर ऑफिस, वन ऑफ द लोकेशन, और उधर इन पर्सन इंटरव्यू जिस टीम के साथ आप लाइक पोटेंशियली काम करने वाले हो, तो वो लोग आपका इन पर्सन इंटरव्यू लेंगे। बट सिंस फिर कोविड आ गया बीच में से मेरे लास्ट सेमेस्टर में, तो काफ़ी कुछ बदल गया, प्रोसेसेस सब चेंज हो गई, सभी मतलब फाइनल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज भी फ़ोन पे और लाइक ये वीडियो, लाइक वीडियो इंटरव्यूज में कन्वर्ट हो गए वो सब। तो मैं सितंबर अक्टूबर ऑफ 2019 से स्टार्ट किया और टिल 2020 तक मैंने एटलीस्ट 25 के अराउंड इंटरव्यू दिए थे। और क्वेश्चंस में वो लोग डिफरेंट मतलब प्रोफाइल क्या है उसके हिसाब से पूछते हैं। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट का भी वही है कि थोड़ा डेवलपमेंट साइड का प्रोफाइल है, तो वो लोग आपको पूछेंगे कि स्क्रिप्टिंग आती है कि नहीं, या एक सेपरेट स्क्रिप्टिंग का भी राउंड होगा। अगर नहीं है तो देन दे विल स्ट्रिक्टली कीप इट टू वर्बल थिंग रादर एनीथिंग हैंड्स ऑन। कोड रिव्यू आया था। एंड अगर थोड़ा डिफेंसिव साइड पे है तो वही टीटीपीस और उसके बारे में पूछते हैं। फॉरेंसिक्स का मेरा बैकग्राउंड था रेज्यूमे में, कुछ प्रोजेक्ट्स और वो था, तो उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस मेरे को आया था, और हाउ कैन आई अप्लाई दैट नॉलेज इन द अटैकिंग साइड ऑफ साइड। तो मतलब पर्सनल क्वेश्चन भी काफ़ी बना के पूछते हैं। तो एक थिंग आई ऑब्जर्व के अगर दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम टू इंटरव्यू यू, सो वो खुद से तो मतलब हर एक इंटरव्यूअर खुद से अपना प्रिपरेशन करके आएगा। एडवांस में आपका बैकग्राउंड पढ़ा होगा, अपने मतलब एटलीस्ट कौन कौन सा प्रोजेक्ट किया है, या एटलीस्ट आपका रेज्यूमे रिव्यू किया होगा, और उस पे से थोड़े क्वेश्चन खुद खुद के बनाए लाया होगा, जो आप कहीं वैसे इनकाउंटर नहीं कर सकते इंटरनेट पर। सो एक बेसिक मतलब सिक्योरिटी क्वेश्चंस तो सभी आपको अपने मिल जाते हैं, बट काफ़ी सबका एक कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस भी होता है डिपेंडिंग अपॉन के अपना बैकग्राउंड कैसा है। तो वो मैंने काफ़ी एनकाउंटर किया अक्रॉस डिफरेंट इंटरव्यूज। मैंने एक गूगल का इंटरव्यू किया था फॉर फुल टाइम। तो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यूज में मतलब उन्होंने प्राइवेसी इंजीनियर का रोल था, तो इतना घुमा फिरा के इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिए कि पहले तो अपना को वही हो जाए कि भाई क्या क्वेश्चन बनना है, मतलब आंसर तो दूर की बात है क्या क्वेश्चन बनाया ये बंदा कुछ है। फिर धीरे धीरे डिस्कस करते गए। तो और एक मेन चीज मैंने नोटिस की है, अगर आपका एक्सपीरियंस है नहीं है फील्ड में, कुछ भी है, बट इंटरव्यूअर कभी ये फील नहीं होने देगा कि भाई तेरे को कुछ नहीं आता है कुछ। एंड दे ऑलवेज ऑलवेज एनकरेज यू कि भाई हाँ तू अच्छा बोल, और पॉइंटर्स भी देता है टू थिंक अबाउट इट। तो इट वाज नाइस, मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और वही है कि जितना इंटरव्यूज अपने देते जाएंगे उतना अपना स्पीकिंग स्किल्स थोड़ा बढ़ता जाता और इंटरव्यू क्रैकिंग स्किल्स एक डिफरेंट चीज़ होती है रेदर देन है। अगर आप पढ़ते हो कोई चीज़, और इंटरव्यू देना एक अलग स्किल हाँ सेट्स है। हाँ, मेरे को एक चीज आती है विच आई कैन डू प्रॉपरली, बट किसी को समझाना वर्बली बोल के वैसे ही, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। तो एंड वो एट काफी दैट एक टाइम, जरूरी है। हाँ एट एट दैट दैट टाइम। टाइम तो कि आपने ऐसा अगर कोई अपने को मिल जाए कंपेनियन या फ्रेंड जो, या फिर कलीग, मतलब जो अपने साथ में पढ़ रहे हैं फेलो स्टूडेंट, कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं कि भाई तू मेरा इंटरव्यू सैंपल कभी कभी ले ले, मैं तेरे को ये पूछा करूंगा। अगर ऐसा कुछ ग्रुप बन जाता है तो रियली ग्रेट थिंग टू है। ओके। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में कैसी हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, एंड एवरेज सैलरी वहाँ पे एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन्स के लिए कितनी होगी? Job opportunities are there, definitely there, or number of jobs are more compared to what we can find in India, because अभी अपने वहाँ ये सेक्टर बूम हो रहा है, इधर से पहले से कुछ है इसका मार्केट। सो
yes, but still it's not very easy for everyone. So there are many jobs, जिधर ये लोगों को either green card या citizenship ही required है, if it has anything to do with government side या नेशनल इंटरेस्ट में कुछ हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स के भाई अब बस इधर आइदर यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी कुछ अपना उधर वो हो जाता है कि स्कोप कट जाता है कि भाई 60,000 जॉब भी है, बट उधर में से अच्छा 20,000 में भी ये रिक्वायरमेंट है, तो अपने लिए तो 40,000 ही काफी है। तो ऐसा काफी जॉब्स में है, और बोलते हैं एंट्री लेवल, बट लाइक पूछते हैं कुछ भी, मतलब उनको वही चाहिए कि भाई एंट्री लेवल जॉब है, बट ये भी एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी चाहिए। तो काफी बार ये मैंने इनकाउंटर किया कि उनको मतलब ऐसे बंदे चाहिए जिसको थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हो, तो वो एक स्किल गैप डेफिनेटली है, जो अपने कुछ भी इधर सिर्फ पढ़ के नहीं गेन कर सकते, मतलब डेफिनेटली कर सकते हैं कुछ हद तक, बट उनका जो रिक्वायरमेंट रहता है और वो वैलिड भी रहता है उनके हिसाब से, बट वो एक है कि वो एंट्री लेवल बोल के भी ऐसे 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बिना आपको हायर नहीं करेंगे ऐसा। एवरेज एवरेज सैलरी वहाँ पे कितनी है? एवरेज सैलरी it's very subjective depending upon the city and the area you are targeting. So जिस लाइक सिटी में स्टेट स्टेट वाइज भी सैलरी डिफरेंट डिफरेंट है, लाइक स्टेट अगर आप वाइज, कैलिफोर्निया में हो, आप लाइक टेक्सास में हो तो डिफरेंट है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी डिपेंड करता है। हाँ स्टेट वाइज, और स्टेट में भी कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी के में वो जॉब है। जैसे कैलिफोर्निया में भी एक 2-3 बड़े सेंटर है जिधर अपना टेक मार्केट, एक तो मेन सिलिकॉन वैली बे एरिया हो गया, सैन फ्रांसिस्को के भी, फिर सैन डियागो में काफी अच्छा टेक सेक्टर, फिर थोड़ा बहुत लॉस एंजलिस में भी है। तीनों सिटी वैसे महंगे हैं, बट इफ यू आर गेटिंग जॉब इन बे एरिया या सैन फ्रांसिस्को, यू विल बी ऑफर्ड मोर सैलरी कंपेयर टू इफ यू गेट ऑफर्ड अ जॉब इन लॉस एंजलिस। सो एक वो भी है, और कंपेयर टू दूसरे बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया और स्टेट में भी अलग अलग मार्केट है। तो सबसे महंगा मार्केट इधर सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, सिलिकॉन वैली और न्यूयॉर्क एनवाईसी एरिया का है। और फिर देन उस अगर उधर जॉब मिली तो आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसके हिसाब से, इसीलिए ज़्यादा सैलरी मिलती है। टेक्सास में ऑस्टिन में अभी काफ़ी ज़्यादा टेक सेक्टर का बूम है पिछले 2-3 साल में, एंड आई यूज टू लिव इन ऑस्टिन टेक्सास। सो अभी धीरे धीरे करके वो थोड़ा महंगा हो रहा है, बट इट इज स्टिल लाइक मच चीपर कंपेयर टू दिस बे एरिया एंड न्यूयॉर्क एरिया, अकॉर्डिंग टू रेंट वाइज और अपना लिविंग कॉस्ट कितना होगा, तो उस हिसाब से उधर थोड़ा कम सैलरी ही मिलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सैन फ्रांसिस्को में जितना सैलरी मिल रहा है उतना आपको ऑस्टिन टेक्सास में मिलेगा सेम जॉब और सेम लेवल पे। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि काफ़ी और भी वेरिएबल है, जैसे स्टेट टैक्स टेक्सास में नहीं है और कैलिफोर्निया में है, तो वो उधर कम सैलरी है फिर भी कंपेंसेट हो जाता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ही टीम में दो अलग लोग काम कर रहे हैं सेम पोजीशन पे, बट एक सैन फ्रांसिस्को रह रहा है, एक दूसरा ऑस्टिन में रह रहा है। ऑस्टिन वाले की वैसे ओवरऑल टोटल कंपेंसेशन सैलरी कम हो सकती है कंपेयर टू वो सैन फ्रांसिस्को वाला बंदा, बट एट द एंड ऑफ द ईयर जितना सेविंग होगा ना वो ऑस्टिन वाले का ज्यादा हो सकता है। तो वो भी है कि वो आप डिपेंड। बेंगलोर में रह के, हाँ, और फिर अपने होम टाउन गाँव से काम करो तो रेंट और उसमें ही इतना बचा लोगे कि आपका मतलब ओवरऑल सेविंग ज्यादा हो जाए। मोर हो जाएगी। आपको स्टेट डिपेंड करता है, टैक्सेस तो काफ़ी सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ऑफ यूएसए। हाँ मतलब इट इज कंपेरेटिवली चीपर, बट ईस्ट अभी कोस्ट धीरे एंड वेस्ट धीरे। कोस्ट भी डिफर करता है कि लाइक ईस्ट कोस्ट काफ़ी हम्म। बेटर है एज कम्पेयर टू वेस्ट कोस्ट। It's subjective thing. I used to live on West Coast, so मैं मेरे को नहीं, उधर लाइक पसंद है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इवन एक्सपेंसिव साइड ऑफ, लाइक वेस्ट कोस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है
रहने के? In general, yes. So all these major metropolitan cities on the west coast, Los Angeles, San Francisco, San Diego, and then Seattle, or वो सब, कैलिफोर्निया? they are, हाँ, they are like on expensive side. तो आपको और कहीं सेंट्रल यूएसए में कोई और जॉब है तो उसमें जितना सैलरी कंपेयर होगा उससे डेफिनेटली ज़्यादा सैलरी आपको ऑफर होगा इफ़ यू गेट अ जॉब इन दिस बिग मेट्रोपॉलिटन एरियाज, बिकॉज आपका रेंट ही ज़्यादा हो जाए। और दूसरा मतलब खाने पीने की चीज़ें, ग्रोसरी, और मतलब यू कैन सी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कॉस्ट व्हेन यू गो बाय फॉर अ ग्रोसरी शॉपिंग। वो एक बड़ा फैक्टर। सो आप अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? कितनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में आपने काम किया है? लाइक कौन सी पोजीशन पे काम किया है, कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, कुछ उसके बारे में बताएं। श्योर। सो like out of my university, the first job that I got, it was in HP Inc. अपना HP कंपनी टॉप वाला है अभी। like there are two different HPs. One is HP Inc. and another is HP Enterprise. So like पहले एक ही कंपनी था बट डिवाइड होके उनका डोमेन अलग कर दिया है कि एंटरप्राइज वाला थोड़ा ये सर्वर साइड और डेटा लेकर वो सब पे फोकस ज़्यादा है। एचपी का वही अभी भी डिवाइसेस, प्रिंटर्स एंड वो सब में ज़्यादा फोकस है। तो आई जॉइंड एचपी इंक और उनकी प्रोडक्ट सिक्योरिटी टीम में था। सो बोलने के लिए ऐसे प्रोडक्ट सिक्योरिटी टीम था, बट लाइक वी यूज्ड टू डू द पेन टेस्ट्स फॉर डिफरेंट internal application which were developed within HP. So basically, I did like work as a pen tester, software side and mobile application. So it was अच्छा experience था. It was based in Austin, Texas, but it was totally remote. क्योंकि कोविड टाइम था, कोविड में ही मतलब ग्रेजुएट हुआ था, हायर हुआ था मैं। और 2020 से लेके 2022 तक, जब तक मैं था तब तक रिटर्न टू ऑफिस नहीं आया था। तो everything was remote. I never met any of my colleague while I was there. फिर मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था बट टोटली रिमोट वर्क फ्रॉम होम वाला था। सो आफ्टर एचपी इंक आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी? Then after HP, I joined Amazon again as a product security engineer. So or security engineer in general. So Amazon में security वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सिक्योरिटी इंजीनियर का टाइटल मिलता है। एंड देन internally there are different teams. So abhi I'm working in a product security team, and I'm working in the org which develops different hardware and IoT devices for uh, physical stores operated by Amazon. So इधर अमेजोन का ग्रोसरी के लिए जस्ट वॉकआउट टेक्नोलॉजी अगर आपने सुना हो, हाँ, तो उस वो स्टोर्स उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। एंड देन होल फूड्स करके एक ग्रोसरी स्टोर का चेन है जिसका अमेजोन नेटवर्क है। देन दूसरे फिजिकल स्टोर्स जो अमेजोन यूज करता है, तो उस सब में अपना खुद का अमेजोन इनबिल्ट हार्डवेयर और आईओटी डिवाइसेस होता है। सो वो सभी डिवाइसेस के सिक्योरिटी का काम लाइक मेरी टीम देखती है। सो इफ यू हैव सीन दैट अमेजोन वन डिवाइस, द पाम स्कैनर, कि आप ऐसे हवा में अपना पाम रखेंगे और पेमेंट हो जाएगा, या दूसरे भी उसके यूसेस है। तो इफ़ यू सर्च अमेजोन वन आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वो सभी डिवाइस और कैमरास जो जस्ट वॉकआउट के मोमेंट आपके यूज़र का ट्रैक करता है, या फिर स्मार्ट कार्ड्स हो गए, शॉपिंग कार्ड्स जो होते हैं वो सभी। और सो उस टाइप के डिवाइसेस हार्डवेयर आईओटी का सो सिक्योरिटी। लाइक इन जनरल आईओटी सिक्योरिटी आप हैंडल कर रहे हो। सो मतलब कैसा होता होगा, कैसा क्या करना होता होगा एज अ फ्रेशर आपको? अगर किसी को आईओटी सिक्योरिटी में जाना है तो उसको कैसे समझाएंगे कि लाइक बेसिक ऐसे चीज़ें होती हैं इन जनरल, नॉट कंपनी स्पेसिफिक? So definitely. So as a fresher, like you need to have
एटलीस्ट बैकग्राउंड इन सिक्योरिटी, और थोड़ा बहुत अगर वर्क एक्सपीरियंस है कुछ डोमेन में, देन यू कैन प्रोसीड इनटू इट. सो मैंने पहले एचपी में वर्क एक्सपीरियंस लिया. आई यूज्ड टू डू पेन टेस्टिंग और provide security guidance to different teams and all. And then I became more interested in the hardware side of things. I was like, okay, मेरे को ये सीखना है. This looks more cool or fascinating to me. And then I got this opportunity. तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट सीधा आईओटी में लाइक अपने आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले आई वुड से कि पहले थोड़ा दूसरे बैकग्राउंड अगर एक्सप्लोर किया हो कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड, या फिर पेन टेस्ट या एपसेक वर्क कैसे होता है, अगर उसका बैकग्राउंड है तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल. बिकॉज अभी मेरा जो काम है, सो दैट इन्वॉल्व्स लाइक क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. सो हार्डवेयर जो वो डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हार्डवेयर सिक्योरिटी से लेके क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, कौन से कंपोनेंट्स है, और कैसे डिज़ाइन करता हो या क्या डिज़ाइन में चेंज करना चाहिए, वो सब का भी हम लाइक वी प्रोवाइड गाइडेंस टू द टीम. तो अगर आपको पास हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है, देन like you need to develop that skill. And then there's firmware side of security, OS side of things, how to harden everything, and like OS security are on top of it. जो भी सर्विसेज आप डेवलप कर रहे हो टू रन ऑन दोस डिवाइसेस, और हाउ इट कम्युनिकेट्स विद द बैक एंड, और बैक एंड पे क्या क्या हो रहा है. तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज इसमें वर्क करती है. सो एटलीस्ट उसमें से एक दो के बारे में अगर आइडिया हो, so then it would be more easier to transition into IoT, yeah, hardware side of security, rather than directly getting into it as a fresher, because otherwise it would be like really overwhelming, or it might be overwhelming for some people. सो लाइक जो इशू आता है वीज़ा को लेके वो कितना प्रोमिनेंट है यूएस में, एक आप उसके बारे में कुछ बताएं, कुछ डिस्कस करें, लाइक कैसे कैसे सिनेरियोज होते हैं वीज़ा मिलने के, लाइक वीज़ा प्रोसेस कंपनी कितना हेल्प करती है आपको. Definitely. So this is definitely सबसे बड़ा पेन पॉइंट है for any professional living in USA के वीजा कैसे सिचुएशन सॉर्ट आउट करे. So when we first get here as a student to get our masters, we are on F1 student visa. But once we graduate, अपने को 3 साल का विंडो मिलता है टू डू आवर OPT. और वो 3 साल में we need to file for H1B lottery through our employer. So आगे का ट्रेजेक्टरी वही मेन है कि अगर आपका H1B हुआ तो आगे आप बढ़ पाओगे, अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं. सो आई गो थ्रू कि नॉर्मल पाथ में इमिग्रेशन कैसे कैसे नॉर्मली होगा और कौन कौन से दिक्कतें आती है. सो नॉर्मली यूल गेट ऑन योर F1 OPT. वो 3 साल आपको मिलेंगे, उसमें से आपको H1B के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. वंस योर H1B गेट्स पिक, वो लॉटरी हो गई तो उस साल के अक्टूबर में आपका वीज़ा स्टेटस गेट्स चेंज टू H1B एज एन H1B वीज़ा होल्डर. सो फ्रॉम दैट पॉइंट आपको ऑलमोस्ट 6 साल का विंडो मिलता है टू वर्क ऑन H1B वीज़ा. वो 6 साल में आपको आपके एम्प्लॉयर के थ्रू या मतलब प्राइवेटली भी करवा सकते हो, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसेस. यू नीड टू फाइल फॉर ग्रीन कार्ड प्रोसेस. उसमें बेसिकली पर्म फाइलिंग प्रोसेस है विच इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, और उसमें एट द एंड I-140 करके एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको अप्रूव करवाना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है. और वंस यू गेट दैट, देन यू विल गेट अ प्रायोरिटी डेट फॉर योर ग्रीन कार्ड टू गेट अप्रूव्ड ऐसा. सो अभी और वो भी ग्रीन कार्ड में काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज है. EB1 है, EB2 है, EB3 है. नॉर्मली लोगों का EB3 में करता है फाइलिंग एम्प्लॉयर. सो वो EB3 वालों के लिए अगर आपने देखे तो अभी प्रायोरिटी डेट चल रही है 2020, सॉरी 2012 या उसके अराउंड. सो जिस लोगों ने 2012 के अराउंड, आई माइट बी रॉन्ग, वो लाइक ऊपर नीचे जाता रहता है.
कभी आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो अगर 2012 है तो 2012 में जिसने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके I-140 जिसको मिला होगा, वो लोगों का ग्रीन कार्ड का फाइल अभी खुला होगा और उनको मिलना स्टार्ट हुआ होगा इन 24। सो ये 12 साल का भी गैप है। इट कैन इंक्रीज इन सम टाइम, इन सम केसेस इट कैन डिक्रीज एज वेल, बट इट्स द नॉर्मल पीरियड। 12-15 साल इज समथिंग के आपको ग्रीन कार्ड गेन करने में लग जाएंगे। सो ये अपना नॉर्मल ट्रेजेक्टरी हुआ। अभी उसमें दिक्कतें क्या क्या आती है कि काफी बार अपने को जॉब नहीं मिला, ग्रेजुएट तो हो गए पर जॉब नहीं। तो आपका ओपीटी तभी स्टार्ट होगा और तभी आप रह सकते हो जब आपके पास जॉब है। सो वंस यू ग्रेजुएट यू गेट विंडो ऑफ 90 डेज। अगर वो 90 डेज में जॉब नहीं मिला तो आइडियल के सिनारियो में, मतलब लीगली यू नीड टू लीव यूएसए और अपने कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। सो वो एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कि विद इन ग्रेजुएशन, विद इन 90 डेज ऑफ ग्रेजुएशन आपके हाथ में एक कोई जॉब होना चाहिए। तो एक वो है। फिर वंस यू गेट अ जॉब, 3 साल आपको मिलेंगे H-1B लॉटरी के लिए अप्लाई करने में। काफी बार ऐसा होता है कि कोई कोई कंपनी, हर एक कंपनी दे आर नॉट अवेयर, या उनके HR डिपार्टमेंट या इमिग्रेशन वाले उतने अवेयर नहीं होते। अगर इफ इट इज नॉट अ बिग कंपनी जो क्वाइट फ्रिक्वेंट बेसिस पे ये सब हैंडल नहीं करते, तो उनके लॉयर को पता नहीं होता कि कौन कौन से टाइम फ्रेम में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन फाइल करना है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर H-1B फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो अगर वो नहीं हुआ तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी ने छोटा मोटा कोई ज्वाइन किया कंपनी, उसमें बोला गया कि भाई इस साल तो आपके लिए फाइल नहीं करते, हम अगले साल कर देंगे। सो 3 में से आपका एक H-1B लॉटरी अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। दैट इज समथिंग आई वुड सजेस्ट कि कभी किसी को गो थ्रू ना करना पड़े, बिकॉज वो एक वेस्ट अटेम्प्ट, अगर बाकी के 2 अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ ना तो फिर वो अपने को बहुत लगता है कि मेरे पास था चांस पर मैं, मतलब वो उन्होंने किया नहीं, बिकॉज ऑफ द कंपनी मेरा नहीं। सो आई हैव सीन क्वाइट अ फ्यू पीपल नाउअडेज के जिनका 3 ट्राई में भी नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम रूल्स दैट वर चेंज्ड बाय USCIS के पहले H-1B लॉटरी में एप्लीकेशन के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे लगते थे। अभी 2020 में उन्होंने ये करके एकदम कुछ $12-15 का फी रखा है पर एप्लीकेशन इनिशियली। अगर आपका देन यू गेट सिलेक्टेड फॉर दैट लॉटरी, इन दैट लॉटरी, देन आपको फिर आगे फीस पे करना है। तो सिर्फ लॉटरी में अप्लाई करने का अगर $12-15 का ही फी है तो काफ़ी लोग विच आर नॉट इन यूएसए दे अप्लाई डायरेक्टली फॉर H-1 वीजा बीइंग आउटसाइड यूएस यूएस पर्सन। सो उसमें से काफ़ी जो अपने जैसे जो स्टूडेंट के थ्रू आते हैं उन लोगों का चांसेस मिस हो जाते। तो लाइक काफ़ी कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ। सो आइदर दे नीड टू गो ऑन लाइक डे 1, डे 1 CPT, which is basically second masters, in which you can start working from the day 1, या फिर उनको किसी और कंट्री में जाके 1 साल काम करना है। अगर बड़ी कंपनी है तो जनरली ये ऑप्शन देती है अमेजोन, ओरेकल, गूगल टाइप बड़ी कंपनीज के 1 साल आप कनाडा जाओ और फिर वापस दूसरे कोई वीज़ा टाइप पे बुलाने का ट्राई करती है। तो बट लाइक नॉट ऑल द कंपनीज कैन अफोर्ड दैट, राइट। सो वो भी अगर बड़ी कंपनी है और अगर सपोर्ट कर रही है तो वो है। या फिर अगर कनाडा नहीं तो काफ़ी बार ऐसा है कि इंडिया जाओ और इंडिया के बाद फिर 1 साल इंडिया से काम कर लो, फिर कोई और वीज़ा टाइप पे आपको बुला लेंगे ऐसा। तो बट हाँ वो भी काफ़ी हैसल है कि यूएस में मतलब इतने साल रहने के बाद फिर कहीं और 1 साल निकालना है, और वही मूव इन मूव आउट में भी बहुत दिक्कत आती है। तो वो है। और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि अगर नहीं हुआ तो फिर इधर से सब बाइंड अप करके फिर परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी वो ड्रेन है। आउट हो जाते हैं, लाइक हाँ। इधर चेंज करे कंट्री टू कंट्री, एंड इंटरेस्ट भी नहीं होता है इतना कि लाइक वो दोबारा उतना अप्लाई करेंगे कि नहीं डायरेक्टली, वरना हाँ। वहीं से ही नया गाय पिक कर ले। हाँ वो भी है। और लाइक देयर इज अ कांस्टेंट काइंड ऑफ प्रेशर कि भाई जॉब
हाथ में होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वीजा सिचुएशन वैसे नॉर्मल जो होना चाहिए चल रहा है, बट जैसे H1B पे भी अगर आप हो और जॉब चली जाती है, तो लाइक अकॉर्डिंग टू द रूल्स अगर 60 डेज में नहीं मिलती है, देन यू ऑल्सो नीड टू लीव द कंट्री। सो वो काफी ऐसी हर बार ऐसा ही लगता रहता है कि भाई सिर पे लटकती तलवार है, तो सेफ साइड पे जॉब देखा है ऐसा। सो दैट्स वाई लाइक लोग प्रिफर करते हैं, और अपने स्टेटस वाले ज़्यादा प्रिफर करते हैं कि बड़े कंपनीज में जिधर ले ऑफ का चांस कम हो, ऐसी कंपनीज में काम करने का ट्राई मतलब काम करे। वरना स्टार्टअप्स आर डेफिनेटली ग्रेट प्लेस टू वर्क, बहुत कुछ सीखने मिलता है, बट काफी स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं कि वो भी वो स्टेज पे नहीं है कि दे कैन अकल द कॉस्ट टू स्पॉन्सर योर इमिग्रेशन थिंग्स, तो वो वैसे भी H1B भी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। सो आई हैव सीन सम पीपल के ऐसा मिस्टेक भी कभी कभी कर देते हैं कि ऐसी कंपनीज ज्वाइन करते हैं फॉर जॉब कि जो H1B स्पॉन्सर करने ही नहीं वाली है आपके लिए। तो अ, एक वो सजेशन है अपने व्यूअर्स के लिए कि अगर कुछ आप ऑप्शन है तो ऐसे कंपनीज में ना जाए, क्योंकि वीजा और इमिग्रेशन थिंग इज समथिंग के उसको अपने को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सेफर साइड रहना चाहिए आपको कि लाइक हाँ कंपनी जो स्टेबल हो, काफ़ी हाँ। टाइम से प्रेजेंस हो उसकी सिक्योरिटी फील्ड में, काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हो। नॉट ओनली, हाँ नॉट ओनली सिक्योरिटी फील्ड, बट कोई भी बड़ी कंपनी है, बड़े हम्म। टाइम से प्रेजेंट है, तो उसमें वही आईटी डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वो हम्म। सभी उसका टेक का उनका हो गए, तो बजट वो है। है, कंपनी के हाँ बारे में भी आप सर्च आउट कर लीजिए कि लाइक कंपनी के पास बजट है, ग्रो कर रही है, कि लाइक हाँ आपको स्पॉन्सर डेफिनेटली। करे, क्योंकि काफ़ी वीज़ा प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। हम्म। हाँ वही वो भी है। और लाइक कोई ऐसा है कि जिसको गोल ही वही है कि हाँ थोड़े टाइम यूएस में जाके रह के एक्सपीरियंस लेके वापस इंडिया आ जाना है, सो फॉर देम इट मेक सेंस कि जिधर भी अच्छा अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छा मिलता है उधर ज्वाइन करे। लेट्स से स्टार्टअप है और इफ दे डोंट केयर के आगे का रहने का उनका है, बट नॉर्मली ट्रेजेक्टरी लोगों की वही होती है कि एक बार इधर आए तो इधर ही स्टे करना है, हम्म। तो वो भी एक वो हाईएस्ट काफ़ी प्रायोरिटी बना के। हाँ काफ़ी वही इन्वेस्ट नहीं चीज। करती। लाइक एक मैंने भी अपने टाइम पे, फ्रेशर्स टाइम पे यूरोप में अप्लाई किया था एसेंचर में, तो अच्छा। उन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया कि एज अ इतना हम फ्रेशर पे इतना पैसा खर्चा करेंगे, वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे, इससे अच्छा हम उतने ही अमाउंट में यहाँ से अपनी यूरोप से एक बंदा पिकअप कर लें। हाँ और उनका भी वो कोटा रहता है कि गवर्नमेंट का इधर रूल्स है कि भाई वाइल यू कैन गेट टैलेंट फ्रॉम यूएसए हु इज यूएस सिटीजन, तब तक आप बाहर वालों को उतना नहीं। तो ग्रीन कार्ड फाइलिंग का एक वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, लेबर मार्केट सर्च का एक बोलता है। अगर आप उस पर थोड़ा और रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। एसेंशियली उसमें क्या होता है कि ग्रीन ग्रीन कार्ड फाइलिंग प्रोसेस पे अ, उनको कंपनी को ये दिखाना पड़ता है गवर्नमेंट में कि भाई हमको यूएस सिटीजन ऐसा कोई नहीं मिला जिसका स्किल ये है, और ये पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसमें वो नहीं है। दैट्स वाई आउट ऑफ यूएस का कोई बंदा या बंदी है जो नॉन यूएस सिटीजन है, उनको हम ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं। सो लाइक दे कैन सेटिस्फाई दिस जॉब स्किल सेट क्राइटेरिया। सो एक वो बहुत वही चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट ने भी ऑब्वियसली अपने इधर की गवर्नमेंट ने वो रूल बना के रखे थोड़े बहुत कि अगर इधर के लोग टैलेंटेड है तो उनको भी पहले जॉब प्रेफरेंस मिलना चाहिए। लाइक कंपनी भी आपकी तरफ से ग्रीन कार्ड अप्लाई करती है, हाँ कंपनी ताकि एक करती है सर्टेन डेफिनेटली। सर्टेन टाइप ऑफ जॉब जो इसके लिए ग्रीन कार्ड एक रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पाए। वो भी एक चीज है। और लोगों को ऐसे स्टूडेंट के लिए आता है या H1B, दे आर नॉन इमिग्रेंट वीजास, बट लाइक दे वांट टू कन्वर्ट टू और दे वांट टू बी इमिग्रेंट, तो उसके लिए कंपनीज ग्रीन कार्ड फाइलिंग में हेल्प करती है, बट कंपनीज को गवर्नमेंट में ये सब दिखाना पड़ता है कि भाई जो स्किल सेट जॉब के लिए चाहिए वो इधर के जस्टिफिकेशन देनी सिटीजन में पड़ती है एट नहीं द मिल एंड। मिल पाए। हाँ एग्जैक्टली। so that's why we want to sponsor for these particular, और हर एक पर्सन का ऐसा केस बनता है, लॉयर्स मल्टीपल रिव्यू करते हैं, और काफी महीने एक साल 1.5 साल का प्रोसेस रहता है, तो that's that's अनदर ओके। हैसल।
सो अब आगे बढ़ते हैं, लाइक आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, अपडेट रहने के लिए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज ट्रेंड से? एक्चुअली लाइक मैं पर्सनली यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता हूँ, सो आई सर्च ऑन यूट्यूब अलॉट, और एनी ऑफ दिस ब्लॉग्स है या फिर फॉर लेटेस्ट सिक्योरिटी न्यूज़, ब्लीपिंग कंप्यूटर या फिर हैकर न्यूज़, उस टाइप के वेबसाइट से अगर कुछ नया इंसिडेंट हुआ तो उससे मिल गया। ट्विटर से काफ़ी न्यूज़ मतलब सिक्योरिटी रिलेटेड मैं लेता रहता हूँ। कुछ लोग मतलब फील्ड वाले को फॉलो करते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने मतलब जैसे सर्कल उधर कुछ होता नाम रहता बता है। सकें आप ट्विटर पे जिसको फॉलो करते हो, चैनल्स आप कौन से फॉलो करते हो? सिक्योरिटी जर्नलिस्ट है, लाइक ब्रायन कर्ब्स है, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ ट्रस्टेड नेम हियर, सो कुछ भी है तो उसका कोई आर्टिकल या वो प्रॉपर रहता है तो उसको फॉलो करता हूँ। और फिर सो दिस इज ऑल द थिंग्स के एज अ इन फॉर्म ऑफ न्यूज़ मैं कंज्यूम करता हूँ, बट इफ देयर इज समथिंग आई वांट टू लर्न तो अलग अलग रिसोर्सेज पर ब्लॉग पढ़ के या मल्टीपल जगह से कंज्यूम करके फिर होगा। फाइनल क्वेश्चंस, लाइक रोड मैप एक बता सकें आप कि प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर आपको बनना हो तो लाइक ये चीज़ें आनी चाहिए, देन आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, देन एज आप एक अच्छे प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। श्योर, सो प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए मेन वही क्राइटेरिया रहता है कि बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटी का एक फाउंडेशन होना चाहिए, or that you can develop via reading different resources, और जैसे जैसे इंटरव्यू देते जाते हैं तो उसमें भी ये काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, वो लोग कवर करते हैं। तो एपसेक का हो गया, ओएस का हार्डनिंग सिक्योरिटी हो गया, पोर्ट्स कैसे करते हैं, नेटवर्किंग का बेसिक्स हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी पे थोड़ा बहुत कैसे कर सकते हैं, अलाउ लिस्टिंग डिनाई लिस्टिंग और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उस क्या क्या प्रॉब्लम्स दिक्कतें आ सकती है, और OWASP टॉप 10, दोज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विथ विच यू कैन स्टार्ट। और फिर आगे जैसे जैसे कोई एक पर्टिकुलर डोमेन में थोड़ा बहुत आपको SME गेन करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, सो उसके हिसाब से आप आगे कर सकते हैं। सो पहले फॉर मी दैट एरिया वाज एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्लैश वेब ऐप पेन टेस्टिंग, तो मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज गेन किया, एंड देन आई ट्रांजिशन टुवर्ड्स हार्डवेयर साइड ऑफ थिंग्स बिकॉज आई वाज फैसिनेटेड बाय इट। सो धीरे धीरे आई एम लर्निंग द nuances between what are all the interfaces, protocols, and how those can be tweaked in order to gain the access to it, or वही सब। So एक broader skill set, generic security skill set definitely cultivate करें, but धीरे धीरे करके कोई पर्टिकुलर एरिया में अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज अगर अपने हासिल कर सकते हैं तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर योर करियर, फॉर योर एम्प्लॉयर टू हायर, कि भाई हाँ ये नॉर्मल तो कुछ देख ही लेगा या देख ही लेगी, बट कोई भी स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है तो वी कैन रिडायरेक्ट डिफरेंट पीपल टू दिस पर्सन, और वो ऐसे गाइडेंस दे सकता है, तो दैट्स समथिंग। थैंक यू सो मच अर्ज, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमको दिया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी अबाउट यूएस की मार्केट कैसी है, वहाँ पे क्या क्या एज अ फॉरेनर स्टूडेंट्स फेस करना पड़ता है वीज़ा प्रोसेस को, यूनिवर्सिटीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। थैंक यू सो मच। Yeah, sure. I was happy to help. I'm happy to share all this information and my थैंक यू सो experience. मच। Thank you. आई होप आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो हमारे आपको वीडियो पसंद आते हो तो हमारे वीडियो लाइक करें एंड हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ें, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, और मेरे से 1-to-1 सेशन करने के लिए टॉपमेट की लिंक डिस्क्रिप्शन पे सेशन जाके बुक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।